हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सबको हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी किसी घोस्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक ट्रू क्राइम इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट पे काफ़ी ज़्यादा मूवीज़, सीरीज़ और यूट्यूब वीडियोस बन चुकी है, बट मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ इस स्टोरी को शेयर करूं कुछ अलग ढंग से। मैंने इस इंसिडेंट को एज अ स्टोरी फॉर्मेट के रूप में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में मोर लिखें, ताकि मैं इस तरीके की स्टोरीज़ और ला सकूं आप सबके लिए। तो शुरू करते हैं। मैं सब इंस्पेक्टर राघव, बुरारी पुलिस स्टेशन का एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर। कल के लेट नाइट शिफ्ट ख़त्म होने पर मैं अपने घर पे आराम से गहरी नींद में सो रहा था। हर रोज़ की तरह मैं अपने फ़ोन वाइब्रेशन मोड पर रखकर सो गया था। अर्ली मॉर्निंग मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक भंवरा मेरे कान में मंडरा रहा था। मैंने करवटें बदली पर आवाज़ बंद ही नहीं हुई। एकदम से मुझे ख्याल आया कि कहीं ये आवाज़ मेरे फ़ोन से तो नहीं आ रही है। मैं फटाफट से उठ गया और बेड पर अपनी आंखें मसलते हुए अपने फ़ोन को हाथ में उठाकर देख रहा था। ये फ़ोन हवलदार रविशंकर का था। मैंने चिढ़कर फ़ोन उठाकर उसे कहा, अरे यार रवि बाबू, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं लेट शिफ्ट से आऊँ तो मुझे सुबह कॉल करके मत उठाया करो, जब तक कुछ अर्जेंट ना हो। थोड़े छोटे मोटे काम खुद भी कर लिया करो भाई। पर सामने से जो मेरे हवलदार ने कहा वो सुनकर मेरे मानो नींद ही उड़ गई थी। मैं शॉक से एकदम बेड से खड़ा हो गया। मैंने फटाफट अपनी यूनिफॉर्म पहनी और जितना जल्दी हो सके मैं रविशंकर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गया। उस लोकेशन पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो रखा था। सब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपनी गाड़ी से उतरा, तब तक हवलदार रविशंकर भागता हुआ मेरे पास आया। प्लीज़ सर, इस तरफ आइए। मैं उसे फॉलो करता हुआ एक ऑर्डिनरी लुकिंग घर के पास पहुंच गया। रवि ने मुझे एक आदमी से मिलाया और कहा, इसी ने सबसे पहले ये सब देखा था। मैंने ध्यान से उस आदमी की नज़रों में देखकर पूछा, शुरू से बताइए, आपने क्या क्या देखा? उसने घबराते हुए अपनी बात शुरू की। हमारा भाटिया फैमिली से काफ़ी लंबे टाइम से फ्रेंडशिप है जी, एकदम फैमिली जैसे हैं हम तो। सुबह मैं दूध लेने घर से निकला था तो देखा आज दोनों भाइयों ने अपनी दुकान नहीं खोली थी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि ये दोनों भाई भले ही कितनी भारी बीमारी हो पर शॉप जरूर खोलते थे। मैं डर गया, कहीं माता जी को कुछ हो तो नहीं गया है। यही सोचकर मैं जब इनके घर पहुंचा और मैंने नोटिस किया कि इनके घर से तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी, मेरा कंसर्न तो और बढ़ गया था जी। मैं जल्दी जल्दी एक गेट तक पहुंचा और गेट नॉक किया। पर जब मैं नॉक कर रहा था तो मैंने देखा कि गेट तो हल्का सा नॉक करने से ही खुल गया था। मैंने अंदर झाँका तो मैं सब डर से कांपने लग गया था और मैंने शोर मचाकर मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था। ये कहकर वो आदमी चुप हो गया। मुझे इस आदमी की बातों में कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये किसी भी तरीके का झूठ बोल रहा होगा। मैंने एक दूसरे हवलदार को बुलाकर कहा, सुनो इधर आओ, मुझे इस एरिया के सराउंडिंग की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। उन्हें रिव्यू करो और अगर कुछ भी स्टैंड आउट होता है तो मुझे कॉल करो, समझे? चलो जाओ। मेरा ऑर्डर पाते ही वो अपने काम के लिए सीन से चला गया। मैं हवलदार के साथ घर के अंदर की तरफ चल रहा था। हवलदार कहता है, साहब मुझे तो ये रॉबरी का केस लगता है, या कोई नया सीरियल किलर आया इधर। मैं उसकी बात का कोई जवाब न देकर घर का गेट खोलता हूँ। दरवाज़ा खुला था, जैसे किसी ने अंदर आने का इनविटेशन दिया हो। अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, पर एक अजीब सी खुशबू थी जिसमें धूप और कुछ बर्न ऑयल की स्मेल मिक्स थी। मैं सबसे पहले लिविंग रूम में गया। मैंने उस दिन जो देखा शायद वो मेरे 15 साल के करियर का सबसे डरावना और अजीब केस था। इतने सालों की ड्यूटी में क्राइम सीन देखना एक आम बात बन गई थी मेरे लिए। ये मेरा एक रूटीन बन चुका था। लेकिन जो मैंने उस दिन देखा
उसने मेरे जहन में एक ऐसी तस्वीर छोड़ दी जो शायद कभी धुंधली ना हो सके। वहाँ मेरे सामने 11 बॉडीज थी, जिनमें से 8 वहीं लटकी हुई थी दीवार से। सबकी आंखें बंद थी, कान में कॉटन प्लग किए गए थे और मुंह पे टेप चिपका रखी थी। रूम के एक कोने में एक मैट्रेस था जिस पर एक और बॉडी पड़ी हुई थी, 77 साल की नारायण देवी। मैं ये सब देखकर जैसे सदमे में चला गया था। मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर गया था। तभी किसी ऊपर वाले फ्लोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। मैं इस आवाज़ से अपने सदमे से वापस आ गया था। मैं ऊपर वाले फ्लोर की तरफ पॉइंट करके कहता हूँ, ये ऊपर क्या है? जिस पर हवलदार कहता है, ऊपर इनका पेट डॉग है। बेचारा पूरी रात चेन से बंधा रहा जब ये सब हो रहा था। बहुत तेज़ बुखार है उसे अभी। हमने एनिमल डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग कभी भी आते ही होंगे। मैंने हाँ में सर हिलाकर पूछा, ये इस कुत्ते की रात को भौंकने की आवाज़ किसी ने सुनी थी? अगर रात को कोई चोर आया हो तो कुत्तों ने ज़रूर शोर मचाया होगा। नहीं सर, किसी भी तरीके का शोर शराबा किसी भी पड़ोसियों ने नहीं सुना। और पड़ोसियों का तो ये भी कहना है कि इनका परिवार इतना स्टेबल और हैप्पी था कि इनके पास कोई रीज़न ही नहीं था करने का। इवन इनकी दूर की फैमिली मेम्बर्स ने भी ये बताया कि किसी भी प्रकार का कोई भी परिवार में तनाव या किसी भी तरीके का कोई भी लोन इन पर नहीं था। ये सब इसी तरफ बता रहा है सर कि सुसाइड इन्होंने नहीं किया है। इनको किसी सीरियल किलर ने या तो मारा है और इस तरीके से इसलिए लटकाया है ताकि दुनिया को लगे इन सब ने सुसाइड कर लिया है। सारे एक्सप्लेनेशन से मैं काफ़ी कंफ्यूज था। घर में भी कोई तोड़ फोड़ नहीं थी और ना ही मैंने गेट पे किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती से अंदर घुसने की कोशिश करने का कोई निशान नहीं देखा था जिसे देखकर ये पता लगाया जा सके कि चोर घर में आने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं। सब कुछ प्लान लग रहा था। ये कोई रॉबरी तो नहीं थी, ये कुछ और ही था। मेरे असिस्टेंट रवि ने मुझे एक दरवाज़ा दिखाया जो प्रेयर एरिया में खुलता था। वहाँ 2 नोटबुक्स रखी थी, दोनों के पेजेस काफ़ी भरे हुए थे और साथ में ड्रॉअर में 11 नोटबुक्स मिली। मुझे लगा ये डायरीज़ हो सकती हैं। उन्हें रिव्यू करने के लिए मैंने रवि को दे दिया और मैं खुद दूसरे नोट्स देखने लग गया। नोटबुक्स के पेजेस में हर एक डिटेल लिखी हुई थी, जैसे एक मैनुअल हो कई रिलीजियस रिचुअल्स का। एक पेज पर मेंशन था, अगर आँखों पर पट्टी बांधोगे तो पापा आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। दूसरे पेज पे लिखा था, मोक्ष के लिए एक समर्पण ज़रूरी है, दरवाज़ा बंद मत करना ताकि शक्तियाँ अंदर आ सके। हमने नोटिस किया कि पीछे वाली दीवार पे 11 प्लास्टिक पाइप लगी हुई थी। पाइप देखकर लग तो रहा था कि ये पानी वाले पाइप हैं, पर इनका कनेक्शन किसी भी तरीके की पानी के सोर्स से नहीं था। नोटबुक्स के हिसाब से ये नेगेटिव एनर्जी के आउटलेट के लिए है। हमने एक और अजीब कोइंसिडेंट कह सकते हैं, बट हमने नोटिस किया कि घर के गेट पर 11 रॉड्स हैं, जो कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा था। शायद इनके किसी रिचुअल का पार्ट था जिसमें सब कुछ का 11 होना बहुत ज़रूरी था, जैसे कि 11 फैमिली मेम्बर्स। इन सारी चीज़ों को शुरू हुए 11 साल हो गए थे और ये 11 साल 11 डायरी में लिखे गए थे। घर में 11 पाइप लगाए हुए थे, 11 रॉड्स मेन गेट पर थे और पता नहीं क्या क्या। ये सब मेरी समझ से ऊपर जा रहा था। मेरी नज़र रूम के एक कोने में एक ड्रॉअर पर पड़ी जो हल्की सी खुली हुई थी। देखने पर मुझे उसमें 8 सेलफोन मिले। चेक करने पर पता चला कि सारे के सारे फ़ोन साइलेंट मोड पर थे, जैसे उन इंस्ट्रक्शन वाली बुक्स पर लिखा गया था। इतनी देर में मुझे अपने हवलदार का फ़ोन आता है जो बताता है, सर सीसीटीवी वाली फुटेज में कोई बाहर का आदमी तो नहीं था, पर एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली। भाटिया फैमिली रस्सी, मेटल्स, वायर, टेप, कुछ चेयर देकर घर की ओर जा रहे थे और ये सारे वही हैं जो हमें क्राइम सीन पर अवेलेबल मिले, जो इस फैमिली ने यूज़ किए थे। ये सारा सामान इनके डेथ से इन्वॉल्व था सर। ये सुनकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।
अब सारी बातें एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी। ये एक मास रिचुअल सुसाइड का केस था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो हमें एक छोटी सी रेस्टोरेंट की बिल रिसिप्ट मिली। 20 चपाती का ऑर्डर था इनमें, पर साथ में ना कोई सब्जी, ना दाल, ना करी। ये क्यों? मैं ये सब सोच रहा था, तब रविशंकर एक शॉक फेस के साथ मेरे पास आकर कहता है, सर डायरी में लगभग सब लिखा है। काफ़ी टाइम से इस फैमिली के मुखिया भोपला दास रहे थे। उनकी ये फैमिली बहुत ऑनर किया करती थी सर, और ललित जो घर का छोटा बेटा था वो उनसे कुछ ज़्यादा ही लगाव रखता था। भोपला दास जी की डेथ से कुछ साल पहले ही ललित ने अपनी एक एक्सीडेंट में आवाज़ खो दी थी सर, और जब उनके फादर की डेथ हुई तो वो उससे और ज़्यादा सदमे में चले गए थे, और अपने फादर की डेथ से वो और ज़्यादा सबसे अलग हो गया था। शायद पिताजी की डेथ से सबसे ज़्यादा उसे ही शौक लगा था। फिर एक दिन घर में हो रही पूजा में ललित मंत्र पढ़ने लगा और वो पोजेसर नज़र आ रहा था। ललित क्लेम कर रहा था कि भोपला दास की आत्मा उनमें आ गई है अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए, जिससे सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। एक ललित की आवाज़ लौट आई थी और दूसरा भोपला दास भी एक आत्मा के रूप में उनके साथ रहने के लिए आ गए थे। अब वो उन्हें गाइड करेंगे कि अपने जीवन में उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। डायरी के मुताबिक भोपला दास की आत्मा आने के बाद घर में चल रही छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल कंडीशंस, बच्चों की पढ़ाई सब सही होने लग गया था। और सर सबसे बड़ी बात, घर की बड़ी बेटी की शादी के लिए उन्हें कोई एक ढंग का लड़का नहीं मिल रहा था। पर डायरी के अकॉर्डिंग ललित के थ्रू भोपला दास ने इंस्ट्रक्शंस दिए और उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके बेटी का रिश्ता पक्का हो गया था। अभी कुछ महीनों बाद उसकी शादी भी फिक्स हो गई थी। जो भोपला दास की आत्मा ललित की बॉडी से उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया करती थी, वो सब ब्लाइंडली फॉलो किया करते थे ये लोग, और इवेंचुअली सब कुछ ठीक भी हो जाता था सर। ये बोलकर रविशंकर चुप हो गया। उसके चेहरे पे डर साफ नज़र आ रहा था। मैंने रविशंकर के साथ कई केसेस पे काम किया था, पर इतना डरा हुआ और सहमा हुआ उसे मैं आज लाइफ में पहली बार देख रहा था। डायरी के लास्ट पन्नों पर कल हुई बड़ी पूजा के बारे में लिखा था। अब थोड़ा बहुत क्लियर होने लगा था, पर इस रिचुअल में सबसे डरावनी बात थी, उन्हें एक साथ इस तरह मरना था, और वो भी बिना किसी स्ट्रगल के। क्या ये किसी हिप्नोसिस का केस था या किसी अंधविश्वास का जो आगे चलकर फैमिली कल्ट में कन्वर्ट हो गया था? उन्होंने सच में किसी चीज़ पर ट्रस्ट किया था जो उन्हें मोक्ष के वचन दे रही थी। मोक्ष का मतलब यही होता है कि आत्मा जीवन और मरण के साइकिल से बाहर निकल जाती है। क्या सच में ये लोग मोक्ष पा चुके थे? मैं सर पकड़कर पास ही एक चेयर पर बैठ गया था। रिचुअल के लिए सबको कैसे मनाया गया होगा, इसके क्लू हमें उन्हीं नोटबुक से मिला। ललित जो फैमिली का छोटा बेटा था, उसने अपने फादर की डेथ के बाद से ही घर की जिम्मेदारी ले ली थी। आइडियली ये सारी जिम्मेदारियां घर के बड़े बेटे को जानी थी, पर भोपला दास की आत्मा के वापस आने के बाद वो ये जिम्मेदारी एक तरह से ललित पर आ गई थी। पेट डॉग जो सेकंड फ्लोर पर चेन से बंधा था, वो रिचुअल का एक साइलेंट विटनेस था। उसके हाई फीवर और अनईजी बिहेवियर से हमें बता रहा था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो शायद एक इंसान कभी समझ भी नहीं सकता। ये लोग गलत रिचुअल का शिकार हुए हैं या ललित की मेंटल कंडीशन का। उसका इन्फ्लुएंस पूरे घर पर था, और जब घर का लीडर खुद अंधविश्वासी हो तो ऐसी फैमिली उसके पीछे ही चलती है, चाहे वो रास्ता मौत की तरफ ही क्यों ना ले जाए। आज भी बुरारी का ये केस मुझे परेशान कर देता है। उन 11 लोगों का एक साथ मरना बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी डाउट के, ये चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आई। कुछ क्या सच में उन 11 लोगों को मोक्ष मिल गया था, या अब वो उस घर के हमेशा के लिए पहरेदार बन के रह गए हैं? मुझे नहीं पता, और शायद कभी पता भी ना चले। आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय, हैव अ नाइस